आज का हमारा टॉपिक है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन सामंतों के शोषण और अत्याचारों का स्वाभाविक परिणाम था। इसका मुख्य कारण सामंतों का अमानवीय व्यवहार था। सारंग दास के अनुसार उस समय जीवन और मृत्यु के अलावा अन्य सभी बातों में जागीरदार ही अपनी प्रजा के वास्तविक स्वामी और शासक थे। वे अपनी प्रजा पर मनमाना अत्याचार करते थे। इस प्रवृत्ति के चलते ही मेवाड़, विशेषकर बिजोलिया और बेगू के किसानों ने आंदोलन कर दिए थे। भारतीय किसान आंदोलन के इतिहास का प्रथम और सर्वाधिक गौरवपूर्ण आंदोलन बिजोलिया में हुआ था। इसका स्वरूप अहिंसात्मक और स्वावलंबी था। स्थानीय आंदोलन होने के उपरांत भी इसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया था। इस आंदोलन ने अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सत्ता और देशी रियासतों के निरंकुश शासकों और जागीरदारों के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न कर दी थी। इसने न केवल मेवाड़ के महाराणा की बल्कि गवर्नर जनरल तक की भी नींद हराम कर दी थी। यह सीमित साधनों के बल पर लंबे समय तक चलने वाला एक ऐसा आंदोलन था जो बिना किसी राजनीतिक नेतृत्व और सहायता के चला था। आज हम इस बिजोलिया आंदोलन के प्रथम चरण की चर्चा करेंगे। बिजोलिया मेवाड़ राज्य के अंतर्गत प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। यहाँ का सामंत राव कहलाता था और उसका मेवाड़ के प्रथम 16 सरदारों में महत्वपूर्ण स्थान था। इस ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार था। वह मूलतः गजनेर, भरतपुर का निवासी था और सांगा की सेवा में मेवाड़ आ गया था। खनवा के युद्ध में अपने शौर्य का प्रदर्शन करने के कारण उसे बिजोलिया की जागीर प्राप्त हुई थी। उसकी जागीर में 83 गांव सम्मिलित थे। आरंभ में यहाँ के किसान 84 प्रकार की लाग देते थे। 1894 तक यहाँ के राव और प्रजा के संबंध मधुर बने रहे थे। 1894 में तत्कालीन सामंत केशव दास की मृत्यु के बाद सवाई कृष्ण सिंह यहाँ का नया सामंत बना। इसने किसानों पर तलवार बंधाई नामक कर लगाया। परंपरा के अनुसार अपनी गद्दा नशीनी के अवसर पर सामंत को तलवार बंधाई की एक निश्चित राशि महाराणा को देनी पड़ती थी। यह राशि स्वयं सामंत देता था, लेकिन कृष्ण सिंह ने यह राशि किसानों से वसूल की। एक नए आदेश के अंतर्गत उपज का 1/2 भाग लगान निश्चित कर दिया। उसने अपनी इच्छा अनुसार फलस का कूता तय किया। पूर्व में यह कार्य गांवों के पंचों की सलाह पर हुआ करता था। उसने गन्ना, कपास और अफीम की खेती पर भी कर बढ़ा दिया। साथ ही पुत्र पुत्रियों अथवा निकट संबंधियों के विवाह या उत्सव पर होने वाला व्यय नूत बराड़ किसानों से वसूल करने लगा। इस प्रकार लगान और लागे चुकते चुकते किसान विपन्न हो गए और उनका जीवन यापन दुष्कर हो गया था। अतः 1897 में किसानों ने शोषण और अत्याचार से उपजी पीड़ा से महाराणा को अवगत कराने का निर्णय लिया। इस कार्य हेतु नानाजी पटेल और ठाकरी पटेल को नियुक्त किया गया। दोनों प्रतिनिधि महाराणा से भेंट करने उदयपुर गए। यद्यपि वे महाराणा से भेंट नहीं कर सके, किंतु उन्होंने अपना शिकायती पत्र अवश्य प्रस्तुत कर दिया। महाराणा ने अपने माल हाकिम हमीद हुसैन को शिकायतों की जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा। इसने अपने जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया कि बिजोलिया का सामंत किसानों से अनेक गैर कानूनी कर लाभ वसूल कर रहा है। अतः महाराणा ने कुछ करों को बंद कर दिया और सामंत को इस संदर्भ में चेतावनी देकर मामला शांत कर दिया। सामंत ने भी असंतोष को दृष्टिगत रखते हुए किसानों को राहत प्रदान कर दी तथा कई किसान नेताओं को सुविधाएं देकर आंदोलन को शांत कर दिया। महाराणा के दबाव के कारण यद्यपि सामंत ने
किसानों को राहत अवश्य देती थी, किंतु किसानों के इस कृत्य के प्रतिशोध हेतु वह प्रयत्नशील हो गया था। उसने विरोधियों को सबक सिखाने का निश्चय किया ताकि भविष्य में कोई ऐसा दुस्साहस नहीं कर सके। तदनुसार नानाजी पटेल और ठाकरे पटेल को बिजोलिया से उसने निष्कासित कर दिया। इससे संपूर्ण जागीर क्षेत्र में आतंक व्याप्त हो गया था। किसान नेताओं में फूट डालने तथा आतंक से आंदोलन दब गया और राव पूर्वतः आचरण करने लगा। उसने 1903 में प्रजा पर चौरी नामक लाग लगा दी। इसके अनुसार जागीर क्षेत्र के निवासी अपनी कन्या के विवाह पर 13 रुपए जागीर में जमा करवाने आवश्यक कर दिए और वर द्वारा राव के सम्मुख नतमस्तक होने पर ही कन्या की विदाई होगी, यह व्यवस्था उसने कर दी थी। यह व्यवस्था आर्थिक शोषण के साथ साथ सामाजिक दृष्टि से भी अपमानजनक थी। अतः क्षुब्ध जनता ने विरोध स्वरूप 2 वर्षों तक जागीर क्षेत्र की कन्याओं के विवाह भी स्थगित कर दिए। 1905 में किसानों ने लगभग 200 शादी योग्य कन्याओं के साथ राव के सम्मुख उपस्थित होकर चौरी लाग बंद करने की मांग की, किंतु राव पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अतः राव की हठ धर्मिता से परेशान किसानों ने निर्णय किया कि चौरी और लगान राशि में कमी न होने तक वे जागीर क्षेत्रों में न तो खेती करेंगे और न ही किसी प्रकार का टैक्स चुकाएंगे। इस निर्णय के बाद किसान गांव छोड़कर अन्यत्र जगह पर चले गए। गांव के गांव खाली हो गए। इससे राव घबरा गया। उसने अपनी भूल स्वीकार करते हुए चौरी लाग समाप्त कर दी और लगान उपज का 1/2 भाग के स्थान पर 2/5 भाग तय कर दिया। यह निरंकुशता के युग में किसानों की अप्रत्याशित विजय थी। 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह बिजोलिया का नया राव बना। उसने भी तलवार बंधाई राशि का भार जनता पर डाल दिया। उसने लगान और अन्य करों की दर को बढ़ाकर तथा कर वसूल करने में कठोरता अपनाई। परिणाम स्वरूप शोषण अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। विरोध स्वरूप किसानों ने खेत नहीं जोते और ठाकुरों के व्यवहार की शिकायत मेवाड़ के राणा से की। इसी मध्य पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई। उसका अल्पवयस्क पुत्र केसरी सिंह उत्तराधिकारी बना। इसके समय भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अतः किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव आदि के नेतृत्व में विरोध प्रकट किया। उन्होंने मित्र मंडल नामक संगठन बनाकर सामंती शोषण और अत्याचारों का विरोध किया। परिणाम साधु को 6 माह की कैद, चारण और ब्रह्मदेव को जागीर से निष्कासित कर दिया। इन्होंने लोकमान्य तिलक से संपर्क कर मराठा और केसरी समाचार पत्रों में इस आंदोलन का विवरण प्रकाशित करवाया। मजबूर होकर मेवाड़ के महाराणा ने किसानों की कुछ मांगे स्वीकार कर ली। इस प्रकार आंदोलन का प्रथम चरण पूरा हुआ। उपलब्धियों की दृष्टि से सामूहिक विरोध को छोड़कर यह आंदोलन शून्य सिद्ध हुआ था। इसका मुख्य कारण साहस, संकल्प और दृढ़ता की भावना का संचार करने वाले नेतृत्व का अभाव था।